वाईटी जयश्री में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं बेबी। मूवी की शुरुआत में हम आनंद को देखते हैं जो कि पूरी तरह से नशे में डूबा होता है। उसकी यह हालत देखकर उसका एक दोस्त उसको लेने के लिए आता है, लेकिन आनंद वहां बैठकर एक घर को लगातार घूरे जा रहा था। उसका हर रोज का बस यही रूटीन है कि दिन भर पीना और नशे में धुत रहना। अब इसी के साथ कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ पर हम वैष्णवी को देखते हैं, वो पूरे जोश के साथ गणपति महोत्सव में नाच रही होती है और उसे आनंद निहार रहा होता है। इसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ हम वैष्णवी के माता पिता को देखते हैं। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि ये घर ज्यादातर वैष्णवी की माँ ही चलाती है। और वैष्णवी जल्दी से तैयार होकर जब बाहर आती है तो वहाँ आनंद को ऑटो लेकर उसका इंतजार करते हुए देखती है। वैष्णवी आनंद से इशारों में कहती है कि तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। यहाँ आनंद के पास हम वैष्णवी के स्कूल की फोटो देखते हैं, जिसको देखकर आनंद उन पलों को याद करने लग जाता है जब वो और वैष्णवी एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान वैष्णवी को आनंद काफी अच्छा लगता था, जिसे वो छिप छिप कर देखा करती थी। आनंद जो भी करता, जहाँ भी जाता, वैष्णवी की नजरें हमेशा उसके पीछे रहती। एक दिन आनंद को उसका दोस्त बताता है कि वैष्णवी अक्सर तुम्हें देखा करती है, जिसके बाद आनंद एक दिन खुद वैष्णवी के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिरकार मुझे हमेशा देखती क्यों रहती हो। जिस पर वैष्णवी कुछ भी नहीं कहती। फिर कुछ दिन के बाद जब रक्षाबंधन आता है तो क्लास के टीचर सभी लड़कियों को लड़कों के हाथ में राखी बांधने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैष्णवी आनंद के हाथ में राखी बांधने से साफ मना कर देती है। टीचर उसे काफी ज्यादा मारते भी हैं। ये सब होने के बाद आनंद आखिर वैष्णवी से पूछ बैठता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिसका वैष्णवी हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों मिलना जुलना और साथ में जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन आनंद वैष्णवी को एक गिफ्ट देता है, जिसको देखकर वैष्णवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि शायद इसके अंदर फोन होगा, लेकिन उसमें एक सॉफ्ट स्टैंड निकलता है, जिसको देखकर वैष्णवी कहती है ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है, इसलिए मेरे लिए बहुत खास है। आगे वो आनंद से कहती है कि मुझे इस तरह के गिफ्ट और सरप्राइज काफी ज्यादा पसंद है। खैर ये बात सुनने के बाद आनंद हमेशा वैष्णवी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट लेता रहता था। बाकी आनंद की माँ की बात करें तो आनंद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी माँ गूंगी बहरी और पिता के तो बचपन में ही उनके मौत हो गई थी। अब वैष्णवी पर ज्यादातर ध्यान देने की वजह से बोर्ड एग्जाम में आनंद हो जाता है फेल, जिसमें वैष्णवी सभी समेत सारे बच्चे तो हो जाते हैं पास, लेकिन आनंद के साथ सिर्फ उसका एक दोस्त ही फेल हुआ था। लेकिन आनंद फिर भी वैष्णवी के लिए बहुत खुश था, पर वो साथ में इस बात से दुखी था कि अब वैष्णवी कॉलेज में चली जाएगी और मैं उसके साथ टाइम भी नहीं बिता पाऊंगा। इस पर वैष्णवी आनंद से कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुम कहो तो मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूंगी। आनंद उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कभी मत करो और सोचना भी मत कि उसके बारे में। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट आए। अब क्योंकि आनंद पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वो ऑटो चलाने लगता है, लेकिन इससे भी वैष्णवी के प्यार में कोई कमी नहीं आती। बाकी बात करें आनंद की, तो उसने एक दिन स्कूल में जब वैष्णवी से किस मांगी तो वैष्णवी ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे ये सब अजीब लगता है, पसंद नहीं है। उसके इस बात को रिपीट करते हुए आनंद ने अपने मन में सोच लिया कि वह सब वैष्णवी से शादी करने के बाद ही करेगा। वो अक्सर दूर से वैष्णवी से बातें करता था। इसके बाद जब आनंद अपनी सोच से बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि वैष्णवी का एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो गया और आनंद उसे अपने ऑटो से छोड़ने के लिए जा रहा था। यह वैष्णवी थोड़ा घबराई भी होती है। वो आनंद से कहती है कि कहीं ये कॉलेज हमें एक दूसरे को अलग ना कर दे, पर साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि किसी तरह ये 4 साल बीत जाए, बस मैं फिर एक अच्छी नौकरी करके तुमसे शादी कर लूंगी। आनंद फिर वैष्णवी को कॉलेज छोड़ देता है, पर जाने से पहले वो वैष्णवी से एक हक मांगता है, तो लेकिन जिसके लिए वैष्णवी साफ मना कर देती है, तो आनंद भी उसे फोर्स नहीं करता। अब कॉलेज में वैष्णवी के साथ उसकी दोस्त कुसुम का भी एडमिशन हो गया था। वो दोनों देखती हैं कि कॉलेज के ज्यादातर लोग स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादा अमीर हैं और उन्होंने काफी आम कपड़े भी पहने होते हैं। इन्हें डर होता है कि कहीं अमीर ज्यादा इनका मजाक न उड़ाएं, और इनका डर भी सच्ची साबित हो जाता है। जैसे भी क्लास में जाती हैं वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उन्हें टीज भी करने लगते हैं। तभी एक सीता नाम की लड़की सभी को ऐसा करने से मना कर देती है। वो वैष्णवी को तरफ इशारा करती है कि नहीं, कोई भी इसका ऐसा मजाक नहीं उड़ाएगा। दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, जिस पर सीता की एक दोस्त उससे पूछती है कि तुमने इस बस्ती वालों से आखिरकार दोस्ती क्यों की। जवाब में सीता कहती है, अरे अपना काम निकालने के लिए, ताकि मैं इससे अपना काम करवा सकूं, और कॉलेज में ऐसा दोस्त होना जरूरी है ना जो हमारा बैग उठाए और हमारे असाइनमेंट को पूरा करे। फिलहाल लंच के टाइम वैष्णवी कुसुम से कहती है, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कुसुम कहती है, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम सिर्फ और ये सोचो तुम आनंद से प्यार करती हो, और वैसे भी ना इन फालतू की चीजों में मत पड़ो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दो। कॉलेज के बाद आनंद वैष्णवी को पिकअप करने आता है, जिसके बाद दोनों थोड़ा घूमने जाते हैं, और यहाँ आनंद भी वैष्णव को
एक स्मार्टफ़ोन भी गिफ्ट देता है, तो जिसको देखकर वैष्णवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो अब थोड़ा एंजॉय करेंगे। आनंद कहता है कि अब तुम चाहे कॉलेज में रहो या कहीं और भी, हमें दूरियां नहीं रहेंगी। दरअसल ये फ़ोन आनंद ने किसी से उधार लेकर खरीदा था। इसके बाद वैष्णवी अपने फ़ोन को अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है कि मेरे नए कॉलेज में सभी काफ़ी अमीर हैं, उनमें से मेरी दोस्ती हो गई है और उन्होंने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया। अब ये सुनकर वैष्णवी की माँ से कहती है, बेटा तुम उन लोगों से जितना हो सके उतनी अपनी सच्चाई जो है छुपा कर रखना। ये बात सुनकर वैष्णवी के पिता कहते, बेटा अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो उसे भी तुम्हें से कोई उम्मीद होगी। अगर तुम्हें 4 कोई गिफ्ट देता है तो उसके बदले तुम्हें भी कभी ना कभी एक रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। जिन बातों को वैष्णवी अनसुना करके अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में एक विराज नाम का लड़का आता है, जिसके पीछे हर लड़की पागल होती है। फिर विराज को सीता वैष्णवी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसको देख के विराज कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। साथ ही वो वैष्णवी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिससे पहले तो वैष्णवी इनकार कर देती है, फिर कुछ सोच कर विराज की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जल्दी वैष्णवी सीता और विराज जैसे लोगों के बीच रहने लग जाती है। उन लोगों की लाइफस्टाइल काफी अलग होती है। वे हमेशा अलग अलग के नशे करते थे या दिन भर मस्ती ही करते थे। उनके साथ वैष्णवी को काफी मजा आने लग जाता है और एक दिन पीयर प्रेशर में आकर वैष्णवी थोड़ा हुक्का भी पी लेती है, जो जब देखकर उसकी दोस्त कुसुम वैष्णवी का साथ ही छोड़ देती है। यही दूसरी तरफ मोबाइल के लिए लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए आनंद और दूसरी जगह से कर्ज लेता है, मगर उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। अब एक दिन सीता वैष्णवी को पब में रात के समय में एक पार्टी में इन्वाइट करती है, जिस पर वैष्णवी कहती है कि मैं चलना तो चाहती हूँ, मगर जब यही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो पब में तो पता नहीं मुझे लोग क्या क्या कहेंगे। अब वैसे तो सीता वैष्णवी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो जानती है कि विराज इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, इसलिए वो वैष्णवी से कहती है कि इतनी सी बात है, तुम मेरे साथ चलो, परेशान मत हो। वो वैष्णवी को एक मॉल में लेकर जाती है, जहाँ मस्त कपड़े दिलवा देती है। ये देखकर वैष्णवी सीता को गले लगा लेती है। वो कहती है तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जाहिर है यहाँ पर वैष्णवी मन ही मन सभी इस चीजें एंजॉय कर रही होती है। फिर सीता वैष्णवी को एक पार्लर में लेकर जाती है, जहाँ पर वैष्णवी का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। वो अब एक सुंदर सी लगने लग जाती है। अब घर जाते समय वैष्णवी आनंद से अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती है, जिसको देखकर आनंद उसके कपड़े को खींच लेता है और वैष्णवी का यह बदला हुआ रूप देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे ये ठीक नहीं लगता। वो कहता है तुमने ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ, जिस पर वैष्णवी उससे कहती है कि ये मेरी नई दोस्त ने करवाया और साथ ही उसने मुझे आज क्लब में भी एक पार्टी में बुलाया, पर मैंने अभी तक हाँ नहीं किया है। जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ पर बहुत ही सफाई से झूठ बोलकर ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसका वहां जाने का मन नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं तभी जाऊंगी। और उसकी बातों को सुनकर आनंद कहता है कि पब तुम जानती भी हो होता क्या है, वहाँ का माहौल तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि तुम वैसी लड़की कभी नहीं बनोगी। वैष्णवी कहती है कि मैं वहाँ जाकर कुछ गलत नहीं करूंगी, पक्का, बस पार्टी में शामिल होने के लिए बाद वापस आ जाऊंगी। इस पर तो आनंद वैष्णवी भड़क जाता है और दोनों में इस चीज को लेकर थोड़ा सा बहस भी हो जाती है, जिस कारण वैष्णवी दूसरी ऑटो को लेकर वहां से घर चली जाती है। घर आकर वैष्णवी का हुलिया देखकर उसकी माँ तो बहुत खुश हो जाती है और उसे समझाने के बजाय उस वैष्णवी से कहती है बेटा अपने इन दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनंद अपने दोस्तों के साथ होता है, जहां वो वैष्णवी की ही बातें कर रहा होता है। आनंद को विश्वास है कि वैष्णवी उसकी बात नहीं टालेगी और अब पब कभी नहीं जाएगी, लेकिन वैष्णवी तो पहले ही अपना मन बना चुकी थी, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर पब में जाने लग जाती है, जहाँ सीता उसको ड्रिंक करने के लिए देती है। लेकिन उसके लिए वैष्णवी तो पहले मना करती है, लेकिन सीता के जबरदस्ती करने पर वो पी ही लेती है। अगली सुबह जब आनंद वैष्णवी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है तो वैष्णवी से कल रात के लिए माफी मांगता है, जिस पर वैष्णवी कहती है कि कल रात में पब में गई थी और काफी ज्यादा ड्रिंक भी की थी, पर प्यार में अंधे आनंद को ये सब कुछ झूठ लगता है। वो आगे कहता है मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। फिलहाल वैष्णवी भी बिना क्लियर करे वहां से कॉलेज चली जाती है, जहाँ क्लास में पूरे दिन विराज उसे देखता ही रहता है। ऐसा लग रहा था कि उसे वैष्णवी से प्यार हो गया है। कॉलेज के बाद जब वैष्णवी अपने दोस्त कुसुम के साथ जा रही होती है तो विराज वैष्णवी को लिफ्ट ऑफर करता है। कुसुम तो उसके साथ नहीं जाती, लेकिन वैष्णवी तुरंत विजय के कार में बैठ जाती है और जब आनंद का फोन आता है तो वो उसे कह देती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ कार में घर जा रही हूँ। अब उसके बाद विराज और वैष्णवी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जिसके कारण वैष्णवी अब आनंद को थोड़ा इग्नोर करने लगती है। उसने विराज को आनंद के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, जिस चीज पर कुसुम भी उससे सवाल करती है कि तुम विराज को तो क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारा आनंद बॉयफ्रेंड है, फालतू में से तुम झूठी उम्मीदें क्यों दे रही हो। इस पर वैष्णवी का कहना होता है कि मैं बस्ती की बातें यहाँ किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। ये सुनकर कुसुम कहती है कि वैष्णवी तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। ये बात सुनते ही वैष्णवी उस पर भड़क जाती है और कहती है मैं खुश हूँ तो तुम्हें इससे जलन हो रही है क्या, इसमें पल भर की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब कुसुम पूरी तरह से वैष्णवी से अपनी दोस्ती तोड़ लेती है, वो पीछे जाकर बैठ जाती है। ये मौका देखकर सीता वैष्णवी को अपने पास बिठा देती है
तो कहती है तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। दूसरी ओर जिसे आनंद ने पैसे उधार लिए थे वो अपने पैसे लेने के लिए आनंद के घर तक पहुंच जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं, जिस दौरान आनंद की माँ वहां पर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें रोकती है और फिर वो सभी चले जाते हैं। यहाँ आनंद की माँ उसे कुछ पैसे ला कर देती है जो उसने बचाए हुए थे, लेकिन आनंद उन पैसों को नहीं लेता। इधर विराज को देखते हैं कहते हैं जो कि वैष्णवी को एक आईफोन गिफ्ट करता है, जिससे पहले भी तो वैष्णवी लेने से मना कर देती है, लेकिन विराज के ज्यादा जोर देने पर वह फोन को ले लेती है। फिर जब आनंद उसे पिकअप करने आता है तो वह उसे अपना नया फोन दिखाती है, पर वो झूठ कहती है कि ये फोन मेरी फ्रेंड सीता ने गिफ्ट किया, ये तुम्हारे वाले फोन से कई गुना बेहतर है। और आनंद को ये सब बातें काफी चोट पहुंचा रही होती है, क्योंकि उसने ऑटो के पेपर गिरवी रख कर ये फोन उसके लिए लिया था और वो उसे खराब बता रही है। वो ये बात वैष्णवी से कहता है और बताता है कि जिसने मैंने कर्जा लिया था ना, वे आज मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे बहुत मारा भी। ये सब कुछ बोले जा रहा था, लेकिन वैष्णवी तो अपनी ही धुन में मस्त होती है। वो जाते वक्त भी बस यही कहती है कि हमेशा झगड़ा ही करते रहते हो तुम तो बस। अब इसका ये बिहेवियर काफी खराब लगता है आनंद को, क्योंकि वह जिस वैष्णवी को प्यार करता था वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। रात को जब वैष्णवी आनंद से बात करी होती है तो वह फिर से अपने नए फोन के बारे में उसे बताने लगती है, जिस बात पर आनंद उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वैष्णवी मना करती है, मगर आनंद उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। अब वैसे तो वो आनंद के साथ ही है, लेकिन उस वक्त भी वो अपने फोन से फोटोज ही ली जा रही थी, जिस चीज को देखकर आनंद का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है देखो मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम तो कुछ और ही करने में बिजी हो। वैष्णवी इसमें आनंद को अपनी फोटोज दिखाती है और कहती है देखो इसमें कितनी अच्छी फोटोज आती हैं, तुम्हारे फोन तो इसके सामने एकदम बेकार है। वो आनंद से पूछती है क्या मैं फोन अपनी माँ को ये यूज करने के लिए दे दूं? आनंद तो उस पर भड़क ही जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से फोन दिया और तुम इसे खराब बता रही हो। तो तुम जानती भी हो आजकल ना तो तुम ज्यादा बातें करती हो और ना ही मिलती हो। वैष्णवी जो कुसुम से कहा था वही आज ये यहाँ से अपने उसको आनंद को भी कहती कि तुम मेरी खुशियों से जलते हो ना, तुम्हें से मेरी खुशियां नहीं देखी जाती ना, तुम जलते हो मुझसे। ये सुनते ही आनंद का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हें फोन गिफ्ट करने के लिए मैंने ऑटो के पेपर गिरवी रख दिए थे और उसकी वजह से कुछ लोगों ने मुझे मारा भी। जानती हो मेरी माँ ने मुझे आज तक डांटा भी नहीं था। बाकी रही बात तुमसे जलने की, तो तुम्हारे अंदर है और तुमसे मेकअप और कपड़े के वजह से तुम सोच रही हो कि मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अगर कोई तुम्हारा मेकअप ये हटा दो तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, ठुकरा देगा तुम पर, कोई थूकेगा भी नहीं। जब कोई तुम्हें नोटिस भी नहीं करता था तब मैंने तुमसे प्यार किया और आज तुम ये सब मुझको रोब दिखा रही हो। अरे तुम जैसी होलियां भी बनाया हुआ है, पता है कौन गलत काम करने वाली लड़कियां होती हैं ऐसी शहर में घूमती रहती है। आनंद की ये बातें सुनकर वैष्णवी बिल्कुल रोने लग जाती है। वो तुरंत ही आनंद को एहसास होता है कि उसने बहुत गलत बोल दिया। वो उसे सॉरी बोलते हुए एकदम से चिपक कर गले लगा लेता है, पर अब बात बिगड़ चुकी थी। वैष्णवी उसे रोते हुए कहती कि मैं गलत काम करने वाली लड़की हूँ ना, तो आप मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद आनंद उसे कई सारे कॉल और मैसेज करता है, मगर वो उनका कोई जवाब नहीं देती। साथ ही जब वो कॉलेज जाती है तो विराज उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और शाम को तुम्हें वहां पर जरूर आना होगा। वैष्णवी उसे मना कर देती है, तो विराज उसे कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। रात में वैष्णवी विराज के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पब पहुंच जाती है, जहाँ पर विराज उसे सभी के सामने प्रपोज करता है, लेकिन वैष्णवी उसे मना कर देती है। साथ ही वह काफी ज्यादा ड्रिंक भी करती है और इसी बीच आनंद उसे कॉल करता है, जिसका कॉल उठाकर वो बोलती है कि मैं तो एक धंधे वाली हूँ ना, आप मुझसे बात क्यों करना चाहती हैं? क्या हुआ, मेरे साथ रात बितानी है आपको? बताइए बताइए कितने पैसे दोगे? ये सारी बातें सुनकर आनंद फिर से उससे माफी मांगता है और कहता है देखो वो सब मैंने तुमसे गुस्से में कह दिया था, अब मुझे तुमसे कभी नहीं ऐसा करना चाहिए था। मैं कभी भी नहीं रोकूंगा तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें वैष्णवी हंसते हुए कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम क्या जानते हो मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? मैं एक पब में हूँ और मैंने बहुत सारी ड्रिंक भी कर रखी है। इस बारे में तुम्हारा अब क्या कहना? आनंद कहते देखता है देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो क्या कर रही हो, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। इतना कहकर वो फोन काट देता है, जिसके बाद वैष्णवी अंदर आ जाती है। वह पूरी तरह से नशे में होती है। तभी विराज अकेले मुझसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें आखिर मुझ में प्रॉब्लम क्या दिखती है। इसके साथ लगातार आनंद भी वैष्णवी को आई लव यू के मैसेज भेजे जा रहा था, जिस वजह से नशे में वैष्णवी का दिमाग फिसल जाता है और वो आनंद को आई लव यू टू रिप्लाई करके अचानक से विराज को किस करने लग जाती है। अब यहाँ आनंद मैसेज देखकर काफी खुश होता है। उधर वैष्णवी ने उसके दिल को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया था। इसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम वैष्णवी को नींद से जागते हुए देखते हैं, जिसे याद आता है कि उसने कल नशे में क्या गलती कर दी थी। उसे काफी बुरा भी लगता है।
वे अपने होठ और मुंह को काफी ज्यादा साफ करती है। उसी वक्त वैष्णवी को विराज का फोन आता है, जिससे वैष्णवी कहती है कि कल जो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने नशे में किया था और प्लीज तुम उस बात को ना भूल जाओ। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच ये रिश्ता और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। और वैष्णवी आनंद को कॉल करके बोलती है आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। आनंद ये सुनते ही तुरंत उससे पिकअप कर लेता है। फिर वैष्णवी के कहने पर वो उसे एक खाली थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ वैष्णवी कहती है मैंने तुम्हें कभी किस नहीं करने दिया ना, आज तुम किस कर सकते हो, पर आज मैं मना नहीं करूंगी। इस पर आनंद उसके साथ ऐसा नहीं करता, कहता है नहीं, जब तक मैंने डिसाइड किया है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। फिर वह वैष्णवी से कहता है मुझे अपने प्यार को जाहिर करने के लिए ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसी लड़की हो ही नहीं, मेरा मन बस रखने के लिए तुम सब खर्च कर रही हो ना। अगले दिन वैष्णवी जब कॉलेज जाती है तो वह विराज को इग्नोर करने की कोशिश करती है, जिस तरह विराज क्लास में उसके सामने ही ड्रिंक करने लग जाता है। उसे ऐसा देखकर वो विराज से अकेले में मिलने जाती है कि तुम ऐसा भाई क्यों कर रहे हो। विराज उसे कहता है कि तुम मुझे एक बार मौका दो, एक काम करो, तुम ना सिर्फ मुझे 30 दिन दे दो, उसके बाद मेरे साथ बिताओ और उसके बाद तुम्हें देखना कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ या नहीं देता, फिर उसके बाद तुम फैसला कर लेना। वैसे वैष्णवी को यहाँ पर मना करना चाहिए था, लेकिन वो उसके लिए हाँ कर देती है और कहते कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ में रहेंगे, जिसकी ये शर्त विराज मान जाता है। वैष्णवी अब आनंद और विराज दोनों को ही अपना टाइम दे रही थी, जिस बीच विराज उसे कई सारे गिफ्ट देता है और साथ ही आनंद भी वैष्णवी को एक साड़ी गिफ्ट करता है, जिसको देखकर वैष्णवी उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें कभी ये साड़ी पहनकर जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल जल्द ही 30 दिन पूरे हो जाते हैं और आज आखिरी दिन था। विराज वैष्णवी को डिनर के दौरान सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस बारे में ये सुनते ही वो भड़क जाती है। विराज उससे कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझ में, तो अगर जिंदगी में कोई और है तो बता दो मुझे। लेकिन अब भी विराज को वो आनंद के बारे में कुछ नहीं बताती, उल्टा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। विराज गुस्से में कहता है कि अब तक मुझसे इतने सारे गिफ्ट वगैरह लेती रही, तुम्हें क्या बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स की समझ नहीं आती, कैसी लड़की हो तुम, सारे गिफ्ट ले लेती हो। एक काम करो, मुझे अपने सारे गिफ्ट वापस दे दो जो मैंने तुमको दिए थे और वो सारा पैसा जो मैंने तुम पर खर्च किया। ये बात सुनकर वैष्णवी वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन वो सुबह सारे गिफ्ट्स लेकर विराज को वापस लौटा देती है, जिनको देखकर विराज उससे माफी मांगता है और कहता है कि कल मैंने वो गुस्से में बोल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वैष्णवी कहती है कि अजीब आदमी हो, अगर तुम पहले फ्रेंड बनाया, फिर नशे में मेरा फायदा उठाया और जब इन सब चीज से कुछ नहीं हुआ तो सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ऐसा अपने सारे गिफ्ट्स और रखो अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए। अब मुझे कॉल भी मत करना, मैसेज कभी मत करना, वरना कॉलेज को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। इसलिए विराज हंसते हुए वैष्णवी से कहता है जानती हो, तुम मुझे नहीं जानती, जब तुम मुझे किस कर रही थी ना तो वहाँ के सीसीटीवी में तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया। अब तुम्हारा नाम ना खराब हो इसलिए मैंने वहाँ से डिलीट करवा दिया था, पर अच्छा हुआ कि मैंने उसे डिलीट नहीं किया, मैंने अपने फोन में ही सेव कर लिया। अगर तुम इस हद तक गिर सकती हो ना तो सच में हुआ, मैं भी सभी को दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर वैष्णवी फिर से टूट जाती है और फिर विराज उसे कहता है कि सारे गिफ्ट चुपचाप वापस लेकर जाओ, आपसे मैं जैसे कहूंगा ना वैसे मेरे साथ रहना, समझी। बेचारी वैष्णवी यहाँ फंस चुकी थी, इसलिए वह ऐसा ही करती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इस बारे में किससे बात करे। इसी दौरान उसे आनंद का फोन आता है, जिसने वैष्णवी कहती कि आनंद मुझे इस रिश्ते में थोड़ा ब्रेक चाहिए, जब मैं ठीक फील करूंगी ना तो मैं तुमसे खुद आकर मिलूंगी। ये इस वैष्णवी के प्यार में पागल आनंद उसे कहता है कि ठीक है तुम्हें स्पेस चाहिए तुम ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्यार आजाद होता है, वो किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। वैष्णवी अपने इस प्रॉब्लम के बारे में जाके सीता को बताती है और वो उसे विराज और आनंद के दोनों के बारे में बता देती है, जिस पर सीता कहती है कि विराज ने वो गिफ्ट वापस नहीं लिए, इसका मतलब है कि उसे वो चाहिए जो हर एक लड़के को एक लड़की से चाहिए होता है। वैष्णवी को सीता की बात समझ में नहीं आती, तो सीता कहती है सीधा बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम। एक रात के लिए विराज के साथ आकर सो जाओ, इस मैटर को वो यहीं खत्म कर देगा, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा और विराज भी खुश हो जाएगा और इसके बाद तुम आनंद के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना। लेकिन वैष्णवी का कहना होता है कि आज तक मैंने आनंद को किस तक नहीं किया, विराज के साथ सोना इतना बड़ा कदम कैसे उठा लूं। इस पर सीधा बोलते कि अरे ऐसा नहीं किया तो विराज एक ना एक दिन उस वीडियो को ना सबके सामने शेयर कर देगा, तुम फिर कभी सर उठाकर नहीं चल पाओगे। वैष्णवी यहाँ पर वो वीडियो सीता से शेयर कर देती है और वापस घर आकर वो विराज को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। अब विराज के घर में कोई नहीं होता, वह वैष्णवी को वहीं पर बुला लेता है। साथ ही वैष्णवी से विराज को बताता है कि ना तुम उससे मिलने तो आ रही हो ना, तो इसलिए तुम ना साड़ी पहन कर आना। अब इसलिए वो आनंद को दिया हुआ गिफ्ट उसके पास वही साड़ी होती है। तो वैसे ही 12 बजते ही अपने बर्थडे पे वैष्णवी के फोन का इंतजार करता है।
जब उसका फोन काफी देर तक नहीं आता तो इंतजार करते हुए आनंद की आंख लग जाती है। आज तक वैष्णवी उसका बर्थडे कभी नहीं भूली थी, पर सुबह 5 बजे वैष्णवी आनंद को कॉल करके कहती है, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट नोट एक दोस्त के घर में रह गई, वो कहीं और जाने वाली है, इसलिए उसको लेके जाने के लिए मेरे साथ चलोगे? जाना है? फिर तुम चलोगे, मुझे पिकअप कर सकते हो? उदास मन से आनंद हाँ कर देता है। उधर वैष्णवी के पास बस वही साड़ी होती है जिसे आनंद ने दिया था, उसे पहनकर रेडी होकर आनंद के सामने आ जाती है, जिसको देखकर आनंद को लगता है कि साड़ी वैष्णवी उसी के लिए पहन के आई है। वो देखता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा बर्थडे के दिन कोई ना कोई मुझे सरप्राइज जरूर दोगी, बहुत पसंद आया। यह वैष्णवी को याद भी नहीं था कि आज आनंद का बर्थडे है, और वो ऐसे दिखाती है कि उसे सच में याद था। वो आनंद से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज के बाद वही पहले वाली वैष्णवी को देखोगे। तो इस बात को सुनकर आनंद काफी खुश हो जाता है और वो उसे वहाँ छोड़ भी देता है। इसके बाद वैष्णवी विराज के पास जाती है, जहाँ विराज वैष्णवी के साथ वही सब करता है जिसके लिए वो उसके पास आई थी। काम पूरा होने के बाद वैष्णवी विराज से कहती कि तुम्हारे पास से वापस नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा किया, आज के बाद मुझे परेशान मत करना। इसके बाद वो ये सारी बातें पीते हुए सीता को शेयर कर देती है और उनकी ये बातें आनंद का जो दोस्त होता है अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे सीता ने वहाँ पर बुलाया होता है, और वह उसके साथ किस वाला वीडियो भी शेयर कर देती है। जो सब जानने के बाद आनंद का दोस्त उससे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लड़की के पास लेकर चलता हूँ। आनंद कहता है तुम पागल हो क्या, मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ, उसके सिवा किसी और को नहीं हो सकता। तभी वो उसको वीडियो दिखाता है। आनंद से कहता है कि तुमने तो नहीं किस नहीं किया ना, और उसने सब कुछ कर लिया। जिस चीज को देखकर आनंद सीधा चाकू लेकर वैष्णवी को मारने उसके घर चला जाता है, जहाँ वो खिड़की के अंदर दाखिल होता है तो वैष्णवी को सोता हुआ देखकर वो चाह कर भी उसे मार नहीं पाता। एक कोने में बैठकर रोते हुए कहता है कि क्यों क्यों तुमने खुद से मुझे नफरत करने पे मजबूर कर दिया। मेरी दी हुई साड़ी पहनकर तुम मेरे साथ वहां तक गई है, ऐसा लग रहा था कि पूरे इस खेल में मैं एक दलाल था। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इधर विराज सीता से कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने वैष्णवी के साथ वो सब किया, लेकिन अब मुझे उसमें से सच में शादी करनी है। जवाब में सीता उसे बताती है कि वैष्णवी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम आनंद है, और वो तुम्हारे साथ सिर्फ एक रिच लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहती थी, बाकी तो वो प्यार तो वो आनंद से करती है। तो ये बात जानकर अब वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पागल होकर वैष्णवी को फोटो लेकर उस बस्ती में ढूंढने जाता है, जहाँ किसी दूसरे के ऑटो में आनंद ऐसे सो रहा था जैसे तभी उसको विराज फोटो दिखाकर वैष्णवी का पता पूछने लगता है। ये देखकर आनंद से कहता है कि चलिए मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूँ। विराज भी उसके ऑटो में बैठ कर जाता है और घर के बाहर से फोन करके वो वैष्णवी को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वैष्णवी आनंद को नहीं पहचान पाती क्योंकि उसे ये दूसरे के ऑटो में होती है। वो विराज से कहती कि अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे फोन पर बात कर लूंगी या तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ये सब देखकर चुपचाप आनंद वैष्णवी को कॉल कर देता है, जिससे बात करने के लिए वह बाहर चली जाती है, और इस पॉइंट पर आनंद को फोन का स्पीकर ऑन कर देता है, जिससे विराज समझ जाता है कि यही वैष्णवी का बॉयफ्रेंड है। यहाँ वैष्णवी दोनों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी और ये आनंद को समझाने लग जाती है, जिसको देखकर विराज चिल्लाते हुए उसे बुरा बुरा भला बोलने लगता है और उसे ऐसा करते देखते बोलते वैष्णवी से विराज को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद तुरंत वो विराज को सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। विराज यहाँ वैष्णवी का गला पकड़ लेता है और उसे ऐसा करता देख आनंद विराज का गला पकड़ लेता है। ये पूरा ड्रामा वहाँ खड़े लोग देख रहे होते हैं और विराज आनंद से कहता है कि तुम या शायद भूल गए हो, ये मेरे साथ हो चुकी है, साथ ही मैं यहाँ इसको मारने के लिए आया था, मगर तुम्हारे प्यार को देखकर मैंने इसे कुछ नहीं किया क्योंकि इसे सजा देने का पहला हक तुमको है। आनंद ये सुनते ही उसे छोड़ देता है और यहाँ वैष्णवी को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपनी गर्दन पे चाह कर वो चढ़ा देती है और चाकू अपने गर्दन पे ही मार देती है। और ये देखकर सब मौजूद सभी लोग दोनों को मारने लग जाते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद वैष्णवी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फाइनली उसकी जान बच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहले तो वो दोनों को मारे होते हैं, फिर उन्हें जब विराज की फैमिली की तरफ से फोन आता है तो वो उसको छोड़कर आनंद के पीछे लग जाते हैं और आनंद को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। विराज तो आराम से छूट चुका था, लेकिन आनंद की माँ बहुत ही मुश्किल से उसकी बेल करवाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वैष्णवी की देख रेख जो है वही दोस्त कुसुम करने आई होती है। खैर अपने बेटे को उदास देखकर आनंद की माँ रोते हुए इशारों से उसे कुछ कहने की कोशिश करती है कि मेरे लिए बेटे तुम अनमोल हो। वो आनंद के सामने गुल्लक के साथ और बचाए हुए पैसे और घर के पेपर्स रखकर बोलती है कि तुम चाहो सब कुछ ले लो, लेकिन ऐसा ना करो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है बेटा, तुम ही मेरे सब कुछ हो और तुमसे ही तुम अगर खुश नहीं रहोगे तो मैं खुश रहकर क्या करूंगी। आनंद यहाँ कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ रोता रह जाता है। आनंद की माँ गूंगी होती है तो वह ये सब इशारों में बोल रही होती है, जिस कारण ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद जब वैष्णवी वापस घर आ जाती है तो देखती है कि आनंद की माँ
अब इस दुनिया में नहीं रही। आनंद अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी माँ ने मरने से पहले ही आनंद का पूरा कर्जा वापस चुका दिया था। ये जानकर वह और भी ज्यादा रोता है और शाम के बाद जब वैष्णवी आनंद को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। फिर काफी जद्दोजहद के बाद पता चलता कि आनंद एक ब्रिज पर है, तो वो वहां पर तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ आनंद की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो उसको देखकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई और छुपाने के लिए मैं गलती करे चली गई। आनंद को जोर से पकड़ कर गले लगाती है, पर मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। आनंद छुड़ाने की काफी कोशिश करता है पर वैष्णवी उसे छोड़ती नहीं है। इस पर आनंद कहता है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, इसलिए वैष्णवी आनंद को छोड़ देती है। फिर आनंद वैष्णवी के फेस को पकड़ कर कहता है कि आखिरी बार इस चेहरे को देख लो अच्छे से। और ये सुनकर वैष्णवी उसे रोते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे मुझसे अभी भी प्यार करते हो। बदले में आनंद का जवाब आता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और नफरत दोनों ही बराबर है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा जब तक ये दोनों इमोशनल भी रहेंगे। इतना कहने के बाद आनंद रोते हुए वैष्णवी के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुम्हें और नहीं देख सकता। वैष्णवी रोते हुए चली जाती है और आनंद वैसे ही सर झुकाए वहां पड़ा रहता है। फाइनली कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि आनंद अपने ऑटो से कहीं जा रहा होता है। तभी एक आदमी उसको रोककर वहीं चलने के लिए कहता है। इसी दौरान आनंद की नजर सामने की तरफ पड़ती है, जहां पर देखता है कि वैष्णवी की किसी और से शादी हो रही है। आनंद अब तक जिंदगी में वहीं खड़ा है तो वैष्णवी मूव ऑन कर चुकी थी। वो पहले तो खुश होती है, लेकिन जब उसकी नजर आनंद पे पड़ती है तो उसकी हालत देखकर वैष्णवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ उसके सामने ही आनंद पूरी बोतल पीने के बाद ऑटो स्टार्ट करके चला जाता है, जिसकी ऑटो के पीछे लिखा होता है कि किसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी नर्क करने से बेहतर है तुम खुद ही अपनी जान ले लो। और इसी के इमोशनल मैसेज के साथ ये यहाँ पे एक मैसेज दिया जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं मरता नहीं, बल्कि वो दिलों की परतों पर कहीं दफन हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये इमोशनल मूवी खत्म होती है। बाकी आपको